नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आखिरकार दिल्ली में चुनाव प्रचार बंद हो गया। आज दिल्ली की जनता वोट करने जाएगी, मगर वोटिंग से पहले दिल्ली की जनता ने वो कर दिखाया जो बहुत सालों से हुआ नहीं था। मोदी के जुमले और नफरत भरी बयानबाजी तो हर राज्य के चुनाव प्रचार में चलती रहती है, मगर दिल्ली में प्रचार के बीचों बीच जनता ने उनसे कुछ असली काम निकलवा लिया। वो है इनकम टैक्स में बचत की घोषणा। वैसे तो बजट हर साल फरवरी में आता है, मगर पिछले 8 साल से निर्मला ताई बस आती ही थी और चली जाती थी, और देश की जनता, खासकर मिडिल क्लास जनता, बजट के बड़े भाषण में अपने लिए कुछ छोटा सा ढूंढने की नाकाम कोशिश करती रहती थी। दिल्ली विधानसभा में सत्ता से 27 साल की दूरी ने मोदी जी को डेस्परेट कर दिया है। इसलिए बजट भले पूरे देश के लिए हो, मगर कोशिश दिल्ली की मिडिल क्लास जनता को साधने की हो रही है। चलिए, मोदी जी ने मिडिल क्लास की कुछ तो सुध ली, भले वो केजरीवाल के कहने के बाद ली। इसका बहुत सारा क्रेडिट अरविंद केजरीवाल को दिया जा सकता है। केजरीवाल ने जब से मिडिल क्लास का जो नैरेटिव शुरू किया, तो भाजपा की मजबूरी हो गई कि वो कुछ करके दिखाए। साथ ही अगर मेरे जैसे पत्रकार थोड़ी भी अपनी पीठ थपथपा लेते हैं तो शायद किसी को आपत्ति ना हो, क्योंकि मिडिल क्लास के मुद्दे पर हम और हमारा चैनल लगातार सवाल उठाते रहे, बहुत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते रहे। आज भी मिडिल क्लास के असली मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए हैं। सवाल यह है कि इनकम टैक्स में मिली ये छूट क्या वाकई में पूरी मिडिल क्लास के लिए एक बढ़िया तोहफा है, या फिर चुनावी समीकरण साधने का केवल एक औजार भर है। एक एक पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह मोदी सरकार ने दिया कम है मगर दिखा ज्यादा रही है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो निर्मला सीतारमण की बड़बोली बातें हैं। इनका कहना है कि 1 करोड़ लोग अब इनकम टैक्स नहीं देंगे। वो इस नंबर तक कैसे पहुंची ये तो मैडम ही जानती हैं, मगर इसे सच भी मान लिया जाए तो ये काफ़ी नहीं है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने 2023 में एक रिपोर्ट निकाली। पिछले 10 साल में पर्सनल इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या 82% बढ़ी है। यानी 2014 में जहां 5 करोड़ 70 लाख लोग टैक्स भर रहे थे, अब बढ़कर 10 करोड़ 40 लाख हो गए। अब अगर 10 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ लोग टैक्स भरने से बच भी गए तो यह आंकड़ा हुआ केवल 10%। यानी टैक्स भरने वाले लोगों में से केवल 10% को भारी राहत मिली। बाकी लोगों का भी कुछ हद तक टैक्स कम होगा, लेकिन टैक्स से मुक्ति केवल 10% लोगों को मिली। पॉइंट नंबर 2, यह इनकम टैक्स रिबेट भारत की असली मिडिल क्लास को बस छू कर आई है, उन तक पहुंची नहीं है। देखते हैं कैसे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार देश की 31% जनता साल 2020 में मिडिल क्लास में गिनी जाती थी, और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। 2020 में देश की जनसंख्या करीब 140 करोड़ थी। इसका 31% हुआ लगभग 44 करोड़ लोग। देश में टैक्स भरने वाले सभी लोग हालांकि मिडिल क्लास नहीं हैं। उनमें से कुछ लोग अमीर की श्रेणी में भी आ जाते हैं, मगर सिर्फ गणित के लिए सभी टैक्स भरने वाले 10 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास मान भी लिया जाए तो इसका मतलब हुआ कि 44 करोड़ की मिडिल क्लास में से 10 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, यानी 1/4। और बची हुई 3/4 यानी 75% मिडिल क्लास का इस बात से कोई भला नहीं हो रहा कि टैक्स कितना घटा या कितना बढ़ा। आप कहेंगे कि ज़्यादातर लोग टैक्स जानबूझकर नहीं भरते, इसलिए उन्हें टैक्स के घटने बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें सरकार क्या करे? बस यही गड़बड़ सोच है। इससे समझने के लिए, समझाने के लिए आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। देश की ज़्यादातर जनता इसलिए इनकम टैक्स नहीं भरती क्योंकि उसके पास इनकम है ही नहीं। हाँ, कुछ लोग इनकम टैक्स चोर भी हैं जो अपनी कमाई कम दिखाते हैं, कच्ची रसीद देकर कैश से सामान बेचते हैं। मगर ऐसे कितने ही सेठ होंगे? 10 लाख, 20 लाख, चलिए मान लेते हैं 1 करोड़। मगर जो बाकी जनता बची वो तो नौकरी चाहती है, और नौकरी मिले तो इनकम हो तो इनकम टैक्स हो। लेकिन हमारे देश में बेरोजगारी दर 42 साल में सबसे ज़्यादा हो गई है। 3% जनता के पास तो किसी भी तरह का कोई भी छोटा बड़ा काम ही नहीं है। और जब 16 से 29 साल की नौकरी लगने वाली उम्र की बातें करें तो यह आंकड़ा बढ़कर 10% हो जाता है। और अगर शहर में रहने वाली महिलाएं जो काम कर सकती हैं, करना चाहती हैं, उनके बीच में बेरोजगारी दर 20% तक पहुंच गई है। यानी ये साफ है कि करोड़ों लोगों के लिए इनकम टैक्स में छूट की बात वैसे ही है जैसे कोई कहे कि गुड़गांव में फ्लैट के रेट सस्ते होकर 4 करोड़ हो गए।
भाई आपने पास लाखों भी नहीं है तो करोड़ों की चीज सस्ती हुई भी तो क्या फायदा। उसी तरह देश में करोड़ों लोग कह रहे हैं कि पहले इनकम तो दो, फिर चाहे टैक्स भी ले लेना, मगर निर्मला जी के पूरे बजट भाषण में उन्होंने बेरोजगारी का नाम तक नहीं लिया। रोजगार की बात भला मोदी सरकार करे भी तो कैसे करे, ये जिम्मेदारी तो इन्होंने अपने कारपोरेट के साथियों को दे दी। इस बात को समझने के लिए आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। 2019 में जब कारपोरेट टैक्स कम किया गया तो काफी बवाल हुआ। भाजपा पर उंगली उठी कि बस अमीरों का ही टैक्स कम किया जा रहा है। जब मोदी सरकार ने दावा किया था कि कारपोरेट टैक्स कम करने से नौकरियां बढ़ेंगी, वो कैसे भला? वो ऐसे कि कंपनी कम टैक्स देगी तो ज़्यादा पैसे बचा पाएगी, उस पैसे से और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और उसे करने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, इसलिए कंपनी ज़्यादा लोगों को नौकरी देगी। वाह क्या कुतर्क है। चलो अच्छी बात है, टैक्स कम किया, उससे कंपनी का मुनाफा भी हुआ, मगर नई नौकरियां तो छोड़िए, जो बेचारे लोग काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह ही नहीं बढ़ पा रही। पिछले महीने संसद में निर्मला जी ने ही इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, बस उसकी इतनी चर्चा नहीं है कि जितना बजट की कर रहे हैं। सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने ये सर्वे किया, जिससे पता चला कि कारपोरेट जगत का प्रॉफिट यानी मुनाफा पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा है। पिछले साल इनका मुनाफा 22.3% से बढ़ा, लेकिन नौकरियां केवल 1.5% से बढ़ी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 4000 लिस्टेड कंपनी का सर्वे किया, जिसमें पता चला कि धंधा तो 6% से बढ़ रहा है, लेकिन अपने कर्मचारियों पर होने वाले खर्चे को 17% से घटाकर 13% कर दिया गया। यानी ये साफ है कि नौकरियां बढ़ाना तो छोड़िए, नौकरियों में कटौती की जा रही है। और जो नौकरी कर भी रहे हैं वो सालों से तनख्वाह के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। बस ऊपर बैठे मालिकों की जेबें तो बराबर गर्म रहती हैं। कभी 70 घंटे और कभी 90 घंटे काम की बात चिल्लाने वाले सीईओ खुद तो करोड़ों रुपए महीना कमाते हैं, मगर इन कंपनी का आम कर्मचारी एक मजदूर से ज़्यादा कुछ नहीं। इकोनॉमिक टाइम ने देश की 35 बड़ी कंपनियों में सैलरी सर्वे किया। सारे स्टाफ की सैलरी का जो एवरेज था, सीईओ की सैलरी उससे 400 गुना ज़्यादा था। सोचिए 400 गुना, यानी जो कॉर्पोरेट टैक्स से बचाया उसकी मलाई मालिकों ने आपस में बांट ली। इनकम इनक्वालिटी यानी आमदनी के फर्क में भारत देश इतने बुरे हालात में पहुंच गया है जितना अंग्रेजों के राज में भी नहीं था। जी हाँ, गुलाम भारत में अमीर और गैर अमीर की खाई इतनी बड़ी नहीं थी जितनी आज है। ऐसा नहीं है कि निर्मला सीतारमण को इस बारे में पता नहीं है। एक फंक्शन में कारपोरेट की तुलना उन्होंने हनुमान जी से कर दी। उनका कहना था कि कंपनी अपनी ताकत भूल गई है, नौकरी देने की ताकत भूल गई है। नहीं मैडम, वो कुछ नहीं भूले हैं और वो हनुमान जी भी नहीं है। हाँ, रावण से तुलना जरूर की जा सकती है, जो किसी भी कीमत पर बस अपने मन की करता है। आज वर्क फ्रॉम होम के नाम पर कारपोरेट एम्प्लॉई को लैपटॉप और मोबाइल फोन के पट्टे से बांध दिया गया है। हो सकता है कि 1 लाख महीने तक कमाने वाला यह कारपोरेट मजदूर कुछ टैक्स बचा ले, मगर उसे शांति से खर्च करने के लिए उसके पास समय ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश कानून तो ले आए हैं कि शनिवार रविवार को बॉस फोन तक नहीं कर सकता। वहीं हमारे देश की कंपनी में नौकरी कर रहे सेल्स और मार्केटिंग वालों के कभी हालात देखिए। बेचारों का ना कोई शनिवार है, ना रविवार, ना दिन ना रात। ये वही नौजवान लड़के लड़कियां हैं जिनको उनके माँ बाप ने मर मर कर इंजीनियर बनाया था, MBA कराया था, और वही मिडिल क्लास युवा अब घुट घुट कर जीने को मजबूर है। लेकिन लेबर कानून की इन उड़ती हुई धज्जियों पर मोदी सरकार इंडस्ट्री के बड़े लोगों से कोई सवाल नहीं पूछती। अपने फायदे के लिए जो रोज मिडिल क्लास का खून और वक्त दोनों चूसते हैं। हम बेचारे इतने गरीब और बेरोजगार देश हैं कि कोई एक नौकरी से रिजाइन कर दे तो 20 उसकी जगह लेने को तैयार हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे मिडिल क्लास हैं और लाखों रुपए की फीस देने के बाद आज ऐसे हालात हैं कि प्लेसमेंट होने की संभावना कम होती जा रही है। IIT जैसे बड़े कॉलेजों तक में 100% नहीं हो रही है। सोचिए, IIT से भी पढ़कर बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए मोदी सरकार के पास ना तो कोई विजन है और ना कोई समाधान। बेरोजगारी बजट से घटाई जा सकती है अगर बजट में रिसर्च के लिए पैसा दिया जाए, जिससे कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र नई टेक्नोलॉजी बना सके और नई और ज़रूरत की इंडस्ट्री खड़ी की जा सके। इस बार के बजट में IIT का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए 6500 सीटें बढ़ाने की बात हुई है। प्राइवेट रिसर्च में भी 20,000 करोड़ दिया जाएगा। मगर ये सब मिलाकर भी हम अपने बजट का 1% से भी कम रिसर्च पर लगाते हैं, जो दुनिया के नामचीन देशों से बहुत कम है। मोदी सरकार जरूर से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर यानी कारपोरेट पर निर्भर दिखाई देती है,
और कारपोरेट का फोकस मुनाफा बनाने में ज़्यादा और देश बनाने में कम लगता है। इसलिए बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और उसकी सबसे बड़ी मार मिडिल क्लास को पड़ती है। एक ग्रेजुएट को वाइट कॉलर काम मिल नहीं रहा और ब्लू कॉलर यानी मजदूरी का काम वो बेचारा करे भी तो कैसे करे और क्यों करे? क्या इसके लिए पढ़ाई की थी? मगर मोदी जी हर किसी को पकौड़े तलने की सलाह दे देते हैं। बेरोजगारी के बाद जो दूसरी मार हर मिडिल क्लास को रोज लगती है वो है महंगाई की मार। पहले कहावत थी कि भाई कुछ खास नहीं चल रहा, बस दाल रोटी चल रही है, मगर अब तो थाली में दाल भी मुश्किल हो रखी है। हर चीज के दाम साथ में आसमान पर हैं और इन चीज़ों पर लगने वाला जीएसटी हर आदमी देता है। वो मिडिल क्लास भी देता है जिसके पास इनकम टैक्स भरने लायक इनकम भी नहीं है, मगर सरकार को टैक्स देने से फुर्सत नहीं है। पिछले 10 साल में कच्चे तेल के दाम 24% कम हुए हैं, मगर पेट्रोल के दाम 30% बढ़ गए हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता है, जिससे फल सब्जी जैसी बेसिक चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। मगर पेट्रोल के दाम कम करना तो छोड़िए, सालों से पेट्रोल को जीएसटी में लाने का मोदी सरकार पहले भी वादा कर रही थी, अब साफ मुकर रही है। अगर आज पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट हटाकर अगर जीएसटी लगा दिया जाए, भले 28% लगा दिया जाए, तब भी पेट्रोल के दाम 12 से 15 रुपए तक घट सकते हैं। लेकिन हर रोज पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम और बढ़ती महंगाई से दुखी मिडिल क्लास के लिए ना पिछले बजट में कुछ था और ना इस बजट में। अब आप कहेंगे कि चलो ये तो सारी बातें ठीक है, मगर फिर भी निर्मला सीतारमण ने कुछ तो दिया जो इतने दिनों से मिडिल क्लास मांग रहा था। इनकम टैक्स में राहत वो तो दी है। फिर मेरे जैसे पत्रकार खुश क्यों नहीं होते? सरकार से आगे सवाल क्यों पूछते रहते हैं? वो इसलिए कि आपका और मेरा काम है सरकार से सटीक सवाल पूछना, ना कि सरकार की जिम्मेदारी को एहसान मान लेना। जैसे सवाल बनता है कि एक तरफ 12 लाख तक टैक्स माफ तो कर दिया, मगर ढेर सारे सरकारी कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं होगा। 8वें कमीशन के बाद 6वें पे लेवल और उसके ऊपर काम करने वाले सब सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह 1 लाख से ऊपर हो जाएगी, बशर्ते वो पिछले 5 सालों से नौकरी कर रहे हों। इसमें सब बड़े ओहदे वाले सरकारी अफसर ही नहीं आते। इस कैटेगरी में प्राइमरी स्कूल का टीचर, पुलिस का इंस्पेक्टर, मिनिस्ट्री का असिस्टेंट, कोर्ट में काम करने वाला रीडर, ये सब भी आते हैं। आज ये 80 से 90 हजार रुपये महीना कमाते हैं। सब तरह की बचत करने के बाद भी लगभग 50 हजार रुपये महीना सालाना टैक्स भरते हैं। पे कमीशन आने के बाद इनकी सैलरी 1,20,000 के आसपास होगी और तब ये 70 से 80 हजार रुपये टैक्स भरेंगे। यानी ये मिडिल क्लास के ही वो लाखों लोग हैं जिन्हें एक हाथ से पे कमीशन की टॉफी दी गई, लेकिन फिर न्यू टैक्स रिजीम के नाम पर वापस ले ली गई, क्योंकि इस नए टैक्स के कानून में बचत का कोई चक्कर ही नहीं है। भले आप लोन का ब्याज भरें या मकान का किराया, किसी गौशाला में चंदा दें या प्रोविडेंट फंड में पैसा बचाएं, टैक्स में कोई रियायत नहीं। इनकम अगर 12 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा गई तो सीधा 61,500 रुपये टैक्स लगेगा। टैक्स को आसान बनाने के नाम पर मिडिल क्लास को बचत करने से दूर किया जा रहा है। जब बचत करने पर टैक्स पे छूट ही नहीं होगी तो इंसान बचत करने के लिए प्रेरित नहीं होगा और भविष्य में ये बात मिडिल क्लास को ही तकलीफ दे सकती है। इसलिए किताब का बस कवर मत देखिए, किसी भी किताब यानी कानून को पूरा खोल कर पढ़िए और जानिए कि सरकार आपको जितना दे रही है कहीं उससे ज़्यादा दिखा तो नहीं रही। अपने हक के लिए हमारे साथ सही सवाल पूछते रहिए, सरकार से सवाल करते रहिए और 4 PM को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।